हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस चौहन में। बच्चों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो आज ही हुआ है 23 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ है यूपी टेट का, उसका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, इसको ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना वीडियो को। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और बिल्कुल सही सही बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्वेश्चन कोई क्वेश्चन तो लिख दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अपना पेपर अपने पास रखें और उसमें टिक कर लेना। चलो, पहला मैंने इसमें कॉपी में लिख लिया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला समझ लो या 91 समझ लो, 90 से 120 तक होते हैं। तो 90 से 120, 91 समझो या पहला समझो। मैं मतलब 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, सीरियल नंबर से कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन देखना बस। ये है, यदि a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7, तो a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू पूछी है। a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू पूछी है इसमें। तो इस चीज को ध्यान से सुनना। इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, मेरी वीडियो देख लेना पहले कभी भी। मैंने ये क्वेश्चन कराया है, मतलब डिजिट हो सकता है अलग हो, मैंने अभी देखी नहीं है अपनी वीडियो में कि डिजिट मैंने यही रखे या कोई और रखे हैं, लेकिन मेरी वीडियो में क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सीधा सीधा ध्यान से सुनना। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब ये मान के चलो a 3 है, b 4 है, c 5 है, ये 7 है। सॉरी, तो इनको ऐड कर लो। 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन में c की वैल्यू, c के जगह कितना रखेंगे 7। 4 3 7 7 14 अपॉन 7, मतलब इसका उत्तर आएगा 2। तो 2 वाले पे टिक कर लेना। ऑप्शन मुझे नहीं पता कौन कौन से दे रखे हैं 2 के अलावा, लेकिन 2 वाला सही है इसका। इसमें अगला है दूसरा क्वेश्चन, ये 92 कुछ भी समझना। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा? ये यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा? तो इसको सीधा सीधा ऐसे ध्यान रखना कि ये है इसका मंगलवार, उत्तर आएगा मंगलवार। इसकी जो ट्रिक है वो पूरी समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका ध्यान रखना, इसका आएगा मंगलवार, क्योंकि इसको मैं कैलेंडर को अलग वीडियो में समझाऊंगा पूरा ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये था थर्ड इसका, ये है 1/3 की पावर -3, 1/4 की पावर -2 और भाग 1/4 की पावर -3। तो इसको कैसे करेंगे? देखो ये ध्यान से सुनना, ये पावर है -3, अगर इसको हम उल्टा कर दें 3/1, तो पावर हो जाएगी +3। और 3/1 को हम 3 ही मान सकते हैं, 3/1 को 3 ही मान सकते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 पॉजिटिव। इसको इंटरचेंज कर दिया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये क्या है, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है? 3 3 9 3 27। 3 की पावर 3 जो होती है, चलो मैं बात बताऊंगा, ये 4 की पावर 2 हो जाएगी इसी तरह से, और यहां ये कर्ली ब्रैकेट है, और डिवाइड ये हो जाएगी 4 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, और ब्रैकेट हमारा यहां ये क्लोज है। इसको क्या करेंगे अब हम, 3 की पावर 3 कितने हो जाएगा? 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा 27। ये 4 चौक 16, और भाग देंगे इसमें 4 चौक 16 चौक 64। तो ये आ जाएगा हमारा 27 में से 16 जाएंगे तो 11, और भाग का मतलब बटे 64, ये आ जाएगा इसका। तो 11/64 वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद ये है, ये लैंग्वेज यही है या थोड़ी सी चेंज हो सकती है। कौन सा त्रिभुज संभव है? इनमें से कौन से जो त्रिभुज की भुजाओं के का वो है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनमें से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? ठीक है, ये है। तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुज कब संभव होता है हमारा, यदि कोई सी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो। बराबर होने पर त्रिभुज संभव नहीं होता, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, बस तभी त्रिभुज संभव हो, कोई सी भी 2 भुजाओं का। तो हम इसमें क्या ट्रिक अपनाते हैं? इसमें हम ट्रिक अपनाते हैं छोटी छोटी दोनों भुजाओं को जोड़ लो।
और बड़ी वाली से भी बड़ी हो जाए तो पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। अब देखो 6, इसमें 3 और 3 मिलकर 6 बैठ रहे हैं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इक्वल बैठ रहा है, ज्यादा बैठना चाहिए। इसमें देखो छोटी छोटी दोनों हो जाएंगे, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये और पॉइंट 6 और पॉइंट 9 और पॉइंट 6 को भी जोड़ेंगे तो ये मतलब 6 से तो बड़ा ही हो गया, पॉसिबल है, संभव है। ये वाला ठीक है, समझ गए? मतलब छोटी छोटी दो भुजाएं मिला के जोड़ के बड़ी वाली से ज्यादा हो जाए तो पॉसिबल है। अब अगला क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन है ये वाला, स्क्वायर रूट 3 है, ये क्यूब रूट है, ये इसकी 1/4 पावर 5 की, तो इसका जो आरोही क्रम बताना है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में इनको कैसे लिखते हैं रूट वालों? हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम मानते हैं 2, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो मानते हैं यहाँ 2 लिखना। तो इन ऊपर वालों का इनका एलसीएम लेते हैं, 2 3 तथा 4 का लेसर, मतलब एलसीएम। तो एलसीएम, इसमें एलसीएम में आपको लेना नहीं बताऊंगा क्योंकि एलसीएम मैंने अलग वीडियो बना रखी है, तो इसका आएगा 12, 2 3 और 4 का एलसीएम 12। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको ले लेते हैं, इसको रूट 3 को लिख सकते हैं, यहां लिख दो, ये 3 एज इट इज सेम लिख दिया मैंने, और यहां 2 था, अब मैं लिखता हूं 12, हर किसी के में 12 लिखूंगा मैं। अब देखना कि कितने गुना कर दिया मैंने, कितने गुना कर दिए, 2 का क्या गुना हो गया, 6 गुना, 2 6 12, तो 6 गुना हो गया। इस गुना को यहां लिख दो, इस 3 को ऊपर लिख दो, इसमें ये ऊपर डिवाइड हो गया उतना लिख दो, तो ये आ जाएगा 12 3 की पावर 6, तो 3 3 9, 3 की पावर 6 करेंगे, ये 5 और 1 6, तो 3 3 9 3 27 3 81 3 2 43 729, 729, ये 729 आएगा। अब अगला वाला 3 और ये 4 है, तो इसको भी हम 12 लिखेंगे, यहाँ अंदर 4 लिखेंगे, और 3 से 4 बार 3 चौक 12, तो 4 अंदर 12, 4 की पावर 4 कितनी होती है, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, 4 चौक 16, 4 चौक 24 25, 256। इसके बाद ये वाला देखते हैं 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 12 हो गई, तो 4 तिया, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा 12 और 12 ये 125 हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब देखो कौन सा आरोही क्रम क्या होता है, ये बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी 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 बड़ी, इस तरह से। तो क्या सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी 125 है, इससे बड़ी 256, इससे बड़ी ये है, तो मतलब 125 यहां से मिला हमें 4 और 5 से, और इससे आगे 3 और 4 है, और 12 अंदर 3 है, ऐसे मिली संख्या, ये सबसे छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, तो ये इसका आंसर ये हो जाए। अब इसके बाद इसी में बता देता हूं मैं, ये क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको ऐसे बताऊंगा, ये मतलब ऐसे ऑर्डरली बता देगा। इसका है, हाँ अगला क्वेश्चन मतलब छठा क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़े अवरोही क्रम में रखे गए, मतलब पहले बड़ी संख्या फिर छोटी 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 छोटी, इस तरह से अवरोही क्रम में आंकड़े रखे गए आंकड़े, तो हाँ आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाई जाती है, दोनों छोरों से, इधर वाले छोर से हमने प्रेक्षण हटा दिए कुछ, और इधर वाले छोर से प्रेक्षण हटा दिए, दोनों तरफ से हम प्रेक्षण हटाते हैं इक्वल अमाउंट में, इक्वल प्रेक्षण, 2 इधर से हटा दिए, 2 इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, दोनों तरफ से हम प्रेक्षण हटाते हैं। यदि अच्छा फिर आगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक वगैरह, इनमें से कौन सी चीज प्रभावित होगी? तो देखो माध्यिका की बात है, माध्यिका प्रभावित नहीं होती इससे, सीधी सी बात है, माध्यिका जो होता है ये मिडिल वाला होता है, मिडिल वाला, तो इधर से हटा दी, इधर से हटा दी, माध्यिका फिर भी मिडिल में रहेगी, इधर से एक हटा, इधर से एक हटा, मिडिल में रहेगी, इधर से 2 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, फिर भी माध्यिका मिडिल में हमारी। लेकिन कौन से प्रभावित होंगे, एक तो होगा समांतर माध्यिका, मतलब माध्य, और एक हमारा बहुलक, माध्य और बहुलक, मतलब मीन और मोड ही इफेक्टिव होंगे, इससे मीडियम नहीं हो सकती। चलो अब अगला देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारा अगला, मतलब साथ ये मैं ऐसे पढ़ के बता रहा हूँ, लिखना इसमें लिखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, लैंग्वेज वाला ऐसे बता देता हूँ। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। एक हमारा 5 सेंटीमीटर वाला वो है घन, ये जो है मैं ऐसे समझाता हूं इसको, ये हमारा घन है,
ये घन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है 5 5 5 5 है। तो क्या है इसमें, इसके सभी फलकों पे ये जो फेस है, ये वाले जितने भी हैं, तो इन पे ये 6 हैं, 6 फेसों पे इसकी पे रंग लगाया जाता है। रंग लगाने के बाद तो फिर इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों, मतलब एक मतलब एक की लंबाई, एक की चौड़ाई, एक की ऊंचाई उसकी, तो 1 सेंटीमीटर वाले घनों में जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा उसका वाले घनों में उसको काट दिया जाता है। तो जब उसको बांटा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब वालों में, तो ये पूछा है कि कितने तो वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, एक ही फेस पे रंग आएगा। ऐसे कितने क्यूब होंगे, कितने घन होंगे जिनके एक ही फेस पे रंग होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका होता है, हम n की वैल्यू निकालते हैं। तो ये तो 5 है, 5 बटे जो छोटा वाला घन है, बड़े वाले घन की भुजा और छोटे वाले घन की भुजा 1, तो n की वैल्यू आएगी हमारी 5। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2 की पावर 2, 6 इंटू n-2 की पावर 2। वो नंबर ऑफ क्यूब्स आएंगे, घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिनके एक फलक पे रंग होगा, एक फेस पे। तो क्या होगी, तो 6 इंटू 5-2 की पावर 2, तो 6 इंटू 5-2 3 की पावर 2, मतलब 5 में से दोगे 3, 3 की पावर तो 9, सॉरी ये 5 नहीं 6, ठीक है 6, तो ये 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9 6 14 हो जाएगा। ऐसे हमारे होंगे 54 घन होंगे जिनके एक ही फेस पे रंग होगा। अब इससे अगला वाला पूछा है पंचभुज के अंतःकोणों का योग, पंचभुज के अंतःकोणों का योग, पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है। अब मैं बताता हूं, फॉर्मूला जो होता है n-2 × 180, n-2 × 180, तो ये हो जाएगा हमारा पंचभुज में कितनी भुजा होती है, 5, पंचभुज में 5 भुजा होती है, तो 5 - 2 × 180, तो 5 में से दोगे 3, 3 की 180 में करेंगे तो 18 की 14, 540 डिग्री होगा पंचभुज के अंतःकोणों का योग। इससे अगला बताता हूं मैं, इसमें से पढ़ के बताता हूं। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, खंबे का जो है 4/7 भाग है वो कीचड़ में धंसा हुआ है, और जब धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है, धंसे हुए का भी 1/3 हम बाहर खींचते हैं, तो यह पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी नाप क्या कितनी है, तो पूरी नाप हमने मान ली, जो खंबा है वो x मीटर मान लिया, तो x मीटर मान ली उसकी पूरी। तो क्या है ये कीचड़ हम क्या करेंगे, तो जो कीचड़ में होगा वो कीचड़ में वो कितना होगा, इसका कितना 4/7 भाग, यह है 4/7, तो x × 4/7, तो 4x/7 जो होगा वो कीचड़ में होगा। जो बाहर खींचा कितना खींचा है, इसका भी 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, जो ये है इसका भी, तो जो बाहर खींचा भाग कितना हो जाएगा, इसका भी कितना 1/3, तो 4x/7 × 1/3, तो 4x/21, ये बाहर खींच लिया, तो भी पाया गया कि 8 मीटर खंबा अभी भी नीचे है कीचड़ में, तो खंबे की पूरी लंबाई। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 मीटर के इक्वल आना चाहिए, तो ये मतलब 4x/7 - 4x/21 बराबर 8। तो अब इसमें क्या करेंगे, 21 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, तो 7 × 21 और 3 × 12 माइनस ये कितना आ जाएगा, 21 से कम 21, ये 4x आ जाएगा, तो ये होगा 8। अब मैं इसको इधर कर देता हूं, इधर करता हूं, 12x में से 4x जाएगा तो 8x/21 बराबर 8, ठीक है, इसमें से ये घटा है। अब ये क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा 8 × 21/8, 8 से आ गया 21 मीटर जो होगी पूरे खंबे की लंबाई होगी, खंबा 21 मीटर लंबा होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में करते हैं।
तो हमको बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा, ए को काम करने में लगा समय बताना है। अब हम इसको करते हैं, हम निकालते हैं इस तरह का, कुछ मैंने बताया था अपनी पहले एक वीडियो में, ए और बी और सी की तीनों का हम एक दिन का काम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये फॉर्मूला, ये x है, ये y है, ये z है। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो 2 इंटू एक्स कितना 12 15 और ये 20 अपॉन एक्स वाई की 12 15 की गुणा आती है 180 प्लस 15 और 20 की गुणा आती है 300 प्लस 300 प्लस 20 की और 12 240 आती है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12 गुणा 15 गुणा 20 बटे 180 300 480 480 और 240 24 72 720, ये 720 आता है। अब इसको काट लो, देखो 2 से 0 से 0 जाएगी, 12 से कट जाता है, 12 से 72, ठीक है। अब इस 2 से 2 किया 6, 3 से कटेगा ये 5 हुआ, 3 5 15, ये आता 5 2 10 दिन जो समय लगता है ए बी सी तीनों को मिलकर लगता है 10 दिन का समय। लेकिन हमें बताना है ए का टाइम, ए द्वारा लिया गया समय, तो ए का कैसे निकालेंगे, ए बी सी इन तीनों के में से बी और सी का निकाल दो, तो ए का बचेगा, बी और सी का इसमें से माइनस करते हैं तो उसका बचेगा। तो लेकिन क्या करते हैं हम 1 अपॉन करके, कैसे करते हैं 1 अपॉन करके, ऐसे करते हैं कि ए का एक का इसका 1 अपॉन, जैसे ये 1 अपॉन 10 इसमें से 1 अपॉन 2 माइनस करेंगे, इस तरह से करते हैं। देखो पहले ए का मैं बता दूं आपको, ये लिखेंगे हम 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन कितना है ये बी और सी का 15, तो ये देखो 15 ये आ जाएगा 30, इसका एलसीएम आ जाएगा 10 3 30 माइनस 15 दूनी 30 1 बटे 30, तो इसका जस्ट उल्टा करके आंसर आ जाएगा आपका 30 दिन। 30 दिन में ए अकेला उस काम को कर लेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 14 बटे 33 42 बटे 55 21 बटे 22 का मैच है, मेरी वीडियो में है क्वेश्चन, मेरी वीडियो में है। डिजिट का तो मैं कह नहीं सकता कि डिजिट सेम है या नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपॉन वाला बताया था, अपॉन वालों का लैसे कैसे निकालते हैं और मैसे कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब मैसे पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, अंश मतलब अंश छोड़ो, ऐसे लिख देता हूं मैं 14 42 21 का मैसे अपॉन हर का मतलब 33 55 22 का लैसे, ऐसे करते हैं। ऊपर में से निकाला तो नीचे लैसे निकालते हैं, बस अब हो जाएगी। देखो 14 42 और 21 का, देखो 21 और 42 को देखते हो, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, मैं पूरा इसको सिखाने के लिए नहीं, बस बता रहा हूं। 21 से इसे काटेंगे, 21 दूनी 42 2 आएगा, 2 से इस 14 को काट दो, कितना आएगा 7, सीधा 7 आ गया। 33 55 और 22 ये हमको देखने में लगा मतलब कॉमन फैक्टर होता है, इसका कॉमन हमारा क्या आ रहा है इसमें 11 से कटते सारे, तो 11 से ये 3 बार कटता है, शॉर्ट में बताऊं 11 से ये 3 बार कटता है, 11 से ये 5 बार कटता है और 11 से ये 2 बार कटता है। एक तो 11 और एक बाकी ये, तो देखो 5 दूनी 10 और ये 10 दिया 30, कितना हो गया 30, 11 की और 30 की गुणा कर दो, 11 की 33 330, बस 3 3 0। बाकी देख लेना उसमें, मेरी वीडियो में देख लेना, मैंने पूरा डिटेल में समझाया, अब तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे बता दिया जल्दी में। चलो अगला क्वेश्चन है ये 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना, इसका वर्गमूल इनमें से कुछ होगा, कोई सा होगा, तो उसका वर्ग इतना आएगा, उसका वर्ग इतना आएगा। अगर हम इसका वर्ग करें तो अंडर मतलब वर्ग करने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता फॉर्मूला ये है। लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं, इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 1 6 रे 7 प्लस 2 अंडर रूट इसकी अंडर गुणा आपस में, तो ये एक क्या इसकी नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, इसका करो नहीं आता, क्योंकि जब या एक काम करो, चलो इससे भी अच्छा मैं तरीका होता है, इस 10 को इस 10 को तोड़ लो, इसके दो मतलब इसके 2 फैक्टर कर लो ऐसे, जो देखो 10 के जो फैक्टर होते हैं 2 और 5 होते हैं, 2 पंजे 10, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 ये बैठे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 ये बैठेगा, ये सी वाला ये ठीक है। देखो अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो इतना आता है, ये देख के बताता हूं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर
प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, इसका वर्ग ये आना चाहिए जब इसका वर्गमूल ये है तो प्लस 2 इंटू 2ab अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5, तो 2 का 2 आएगा, इसका 5 आएगा, प्लस 2 अंडर रूट 10 आएगा, कितना हो जाएगा 2 और 5 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, तो ये बैठा, तो इसका वर्ग इतना आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, एक देखो इधर बना लेता हूं समबाहु, थोड़ा वर्ग और समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास और एक वर्ग है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कॉमन है, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, ये बीच में जो ये बीच में ये वाली उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है, दोनों में ये भुजा है। तो बता रहे हैं आगे, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर, एक भुजा इसकी 4/3 सेंटीमीटर हो तो आकृति का परिमाप क्या होगा? इस आकृति का परिमाप पूछा। आकृति का परिमाप जो होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इतना होगा इसका परिमाप। मतलब ये है कि ये तो अंदर शामिल नहीं हो, तो देखो समबाहु त्रिभुज, पहले ध्यान से सुना, समबाहु त्रिभुज है तो हर भुजा इसकी कितनी होगी 4/3, हर भुजा 4/3, ये वाली भी 4/3 होगी, ये वाली भी 4/3 होगी। ठीक है, ये जब ये 4/3 है तो वर्ग की भुजा भी 4/3 होगी, तो वर्ग की भुजा ये भी 4/3 होगी, ये सारी की सारी 4/3 4/3 होगी। तो अब ये देख लो 4/3, देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अंदर वाला नहीं, तो 1 2 3 4 5, 5 जगह हम 4/3 जोड़ेंगे, 5 जगह 4/3 जोड़ेंगे, तो 5 की गुणा कर दो, 5 चौक 20/3, तो 20/3 का मतलब ये है 3 छंग 18 बचे 2/3, इतने सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी? 99 से, 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी ये पूछा है। संख्या दे रखी है हमें, पहली संख्या है 1 1 4 3 4 5, दूसरी संख्या है 3 5 7 2 4 0 6, और तीसरी संख्या है 9, इसको मैं सब कर देता हूं, इसे 5वां नहीं चलेंगे। अगली है 9 1 3 4 6 2, और अगली है 1 3 5 7 9 2। 99 से ये 99 जो है हमारा, 99 जो बनेगा, 99 को देखते हैं, 9 और 11 बनेगा, 9 गुणा 11, 11 9 99, 9 गुणा 11 उससे बनता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस संख्या को, इन सारी संख्याओं को 9 से चेक कर लो और 11 से, दोनों से चेक कर लो, 9 से और 11 से। अगर 9 और 11 दोनों से विभाजित होती है तो समझो 99 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले संख्या देखते हैं। 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, सम। मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया विभाज्यता का नियम। तो देखो सम करते हैं, 5 और 4 9 और 3 12, 4 16 और 1 17 1 18, 18 9 से विभाजित होता, तो मतलब 9 से विभाजित है। अब 11 से हम क्या करते हैं, जो इसके एक छोड़ के एक ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो नंबर होते हैं उन्हें ऐड करते हैं। देखो पहले 1 फिर 4 फिर 4, देखो 1 और 4 5 और 4 9 आया माइनस, देखो फिर ये नहीं चलो 1 और 3 और 5 और 3 8 और 1 9 में छोड़े 0, तो ये 11 से विभाजित है, हाँ 11 से विभाजित है, तो 9 से 11 से विभाजित मतलब पहले उत्तर हो गया। आगे वाले को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। आगे अब 15वां सवाल है, पाई क्या है? पाई सीधी सी बात है, 15वें में अपरिमेय संख्या लिख देंगे। पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या, तो सीधा है अपरिमेय संख्या, सबको पता है पाई के बारे में। अपरिमेय संख्या, पाई हमारी अपरिमेय संख्या, इस वाले को कर देंगे। अब इसके बाद जो 16वां है, यदि 10 की पावर 3x = 125, तो 10 की पावर -2x की वैल्यू पूछी है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसको लेते हैं, इसको 10 की पावर 3x है, वो 125 है, तो 10 की पावर केवल x निकालो, केवल x निकालने का मतलब यहां से हमने 3 हटा दिया, 3 हटाने का मतलब इसका क्यूब रूट क्या आएगा 5,
तो 5 पंजे 25 पंजे 125। अब 10 की पावर कितनी करनी है हमें, माइनस के 2x। तो 10 की पावर माइनस 2x करने के लिए पहले 2x कर लो, तो डबल कर दिया, तो 5 की पावर 2 कर दो, कर देंगे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक है। और 10 की पावर माइनस की 2x करेंगे, तो माइनस करने का मतलब 1/1, तो इसका 1/25 बस हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है 16,075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, ठीक है। किसी संख्या से, किस संख्या से नहीं, किसी संख्या से भाग देने पर, तो भाजक क्या होगा, भाजक। तो ये पूछा है कि वो जो है जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या होगी। तो हम भाजक का फॉर्मूला लिख देते हैं, भाजक का फॉर्मूला लिख दो। ये लिखा कि 16,075 को अभी देख लो, किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43, ठीक है। तो ये हमारा लिख देंगे हम भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो भाज्य कितना है, वो था हमारा 16,075 माइनस वो था शेषफल कितना 43 प्राप्त हो रहा है इसमें, और क्या था भागफल कितना आ रहा है, भागफल 167, तो इससे कर देंगे, तो ये बचेगा 16,075, तो 16,0 ये 3 और ये 2 32 167, इससे भाग देंगे तो 96 आता है, देख लेना तो हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है। ये पूछा है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी है। 50 से छोटे छोटे जो है उनमें अभाज्य संख्या पूछी, अभाज्य संख्या कितनी है, मतलब प्राइम नंबर कितने हैं। अब प्राइम नंबर की पता 50 से छोटी छोटी संख्या में देखो 50 जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, मतलब अपने आप से कटे या 1 से कटे। चलो इसमें हम देख लेते हैं कितने होते हैं। इसमें वैसे भी ध्यान रख सकते हो, इससे छोटे अभाज्यों की संख्या पूरी बता सकते हैं, पूरी भी याद रख सकते हो तो 15 होती है, लेकिन ऐसे भी काउंट कर सकते हो आप। 2 से शुरू होते हैं, तो एक 2 होता है हमारा, 2 के बाद 3 होता है, 5 होता है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 और 17 19 के बाद 23 है, 23 और फिर 29 है, 31 और 31 के बाद है 37, फिर 41 है, 41 के बाद में 43 है और एक 47 है, 14 और एक 15 हो गई। तो ये बैठेंगे हमारे 15, ये प्राइम नंबर होंगे 15। अब अगला वाला जो है आगे का मुझे, अब अगला क्वेश्चन नंबर 19। इस वाले में क्या कहा है, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, मतलब बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। ये देख लेते हैं हम। इसमें 2 शर्तें दे रखी हैं, तो पहली शर्त को भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं और दूसरी वाली शर्त को भी सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो क्या कहा है, इनमें 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना, ठीक है, बड़ी संख्या का दोगुना और छोटी संख्या का 5 गुने से 3 ज्यादा है। इसका दोगुना इसके 5 गुने से 3 ज्यादा है क्या, इसका दोगुना 86, इसका 5 गुना 40 और 3 43 नहीं, इसका दोगुना 34, इसका 5 गुना 5 और 3 8 नहीं, इसका दोगुना 28, इसका 5 गुना 25 और 3 28 बराबर, ये वाला होता है। अगले वाले चेक मत करो, अगली शर्त भी चेक मत करो, इसमें पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। चलो आगे इसे देखना, चलो इसका दोगुना 22, इसका 5 गुना 45 नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो मतलब एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये इस आयत के बराबर है जिसकी एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई बतानी है, तो जब क्षेत्रफल बराबर है तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर कर दो, सीधी सी बात है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है और इसका कितना होता है, ये लंबाई है, चौड़ाई है x मान ली, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इसका 8 गुणा 8, ठीक है। तो x बराबर 8 गुणा 8 बटे 16, तो 8 दूनी 16 2 4 सेंटीमीटर, इसकी जो होगी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। 21वां
यदि किसी वस्तु का क्रिय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, क्रिय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि कितनी होगी, कितना लाभ होगा उसमें या कितनी हानि होगी। अब ये देखो, माना ये मान लो, माना इसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जो माना हमने 100 रुपए मान लिया, तो क्रिय मूल्य जो होगा, क्रिय मूल्य इसका भी 3/2, इसका 3/2 कितना होगा, 3/2 को 2 से मतलब 1.5 गुना मतलब 150 रुपए। अब इसमें ये देख लो, मतलब 150 रुपए में चीज खरीदी, क्रिया मतलब खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, 150 में खरीद के 100 रुपए में बेच दी, तो मतलब क्या हुआ, हानि हुई। हानि कितनी, 50 रुपए की हानि जो हुई वो 50 रुपए हुई। तो हानि परसेंट बताना हमें, हानि परसेंट तो 50 बटे क्रिय मूल्य, बटे क्रिय मूल्य, ध्यान रखना क्रिय मूल्य 150, अब गुना 100, 50 ही 3 बार जाएगा, जब ये 3 बार जाएगा 100/3 हो जाएगा, तो 33 सही 1/3%, इतनी हो जाएगी इसमें हानि। अगला क्वेश्चन 22 में, अगला क्वेश्चन है 22वां, 12 10 12 ये संख्या है, इसको 12 से भाग देने पर शेष फल क्या हो जाएगा, शेष फल। ये चीज ज्यादा समझाने वाली नहीं है, ध्यान रखना, शेष फल हो जाएगा 4, बस 4 आएगा इसका उत्तर, सीधा सीधा। इसमें इकाई का अंक पूछा, इसमें पूछा है इकाई का अंक, इकाई के अंक के बारे में मैंने बता चुका हूं पहले, तो क्या करते, इकाई का अंक पूछा तो इकाई के अंकों की ही मल्टीप्लाई कर लो, 8 छंग 48, 8 छंग 48, इकाई का क्या है 8, फिर 8 की कर लो, फिर इसमें 8 नाम 72, 72 में कितना है 2 की इसमें कर लो, 2 2 4 आ जाएगा, इसका उत्तर 4 आएगा, इन दोनों में 4 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा, मतलब मीडियन पूछी है, समांतर माध्य दे रखा, मीन दे रखा, मीडियन पूछी है। ये आंकड़े क्या हैं, आंकड़े हैं 5 7 7 8 और फिर है x 5 4 3 फिर 1 है फिर 2 है। इनका जो दे रखा है समांतर माध्य दे रखा 4.5 4.5, तो समांतर माध्य का 4.5 है। अब देखो इनको हम करते समांतर माध्य कैसे निकलता है, ध्यान से सुना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स को नंबर ऑफ टर्म्स, चलो इनको ऐड करते, 5 7 12 7 19 8 27 5 32 4 36 36 और 3 39 और 1 40 और 2 42, ये बैठा हमारा 42 प्लस x बटे 10 कितना आ रहा है 4.5, तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42 प्लस x जो आएगा 45 आ जाएगा, ये तो x आ जाएगा हमारा 3, 45 में 42 जाएगा 3 आएगा। अब ये 3 आएगा, यहाँ 3 है, इसकी हमें मीडियन बतानी है, माध्यिका बतानी, x की जगह कितना आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा। अब माध्यिका कैसे बताते हैं हम, या तो आरोही क्रम में कर लेते हैं या अवरोही में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। चलो पहले क्या है 1 के बाद में अगली संख्या है हमारे पास, एक हमारा एक बार है, फिर है 2, फिर है हमारा 3, यहाँ भी 3, फिर इसके बाद में आएगा हमारा 4, फिर है 5, फिर एक और 5, फिर हमारा 7, फिर एक और 7, फिर है हमारा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, तो 10 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी, ये 10 का मतलब है बीच वाली टर्म देखनी होती है हमें, बीच वाली टर्म हम क्या करते हैं ये नंबर ये है कि बीचों बीच अगर आती है तो देख लो, देखो यहां से हमने 1 2 3 4 ये खत्म कर दिया, यहाँ से 1 2 3 4 ये खत्म कर दी, लेकिन बीच वाली इनमें से कोई सी आती या नहीं आती ये देखेंगे, इनमें से ना तो इसको ले सकते हैं ना इसको ले सकते, जब नहीं ले सकते तो इन दोनों का मीन निकालो, 4 + 5 9/2 कितना है 4.5 और ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है 25वां, ये हमारे 24 हो गए, 25वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय, विचरण का विश्लेषण, ये जो मुख्य श्रेय है ये ध्यान रखना आर ए फिशर है, जो आर ए फिशर है इनको जाता है इसका मुख्य श्रेय विचरण का विश्लेषण। अब अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रम से डी है, तो क्या करना है, ये 26वां है त्रिभुज ए बी
सी के मध्य बिंदु हैं, ये हमारा डी ई एफ, इनको ज्वाइन किया हुआ है। अब देखो इसमें हमें बताना है कि इनके क्षेत्रफल का त्रिभुज, देखो ऐसा है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, देखो ये 4 इक्वल ट्रायंगल बैठ रहे हैं, तो इसका पूरे त्रिभुज का 1/4 हो जाएगा, 1/4 और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये सिर्फ इतना है, ये वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला 27वां क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए आंकड़ों का माध्य a, ज्यामिति माध्य g और हरात्मक माध्य जो है वो h है, तो इनमें ऑप्शन पूछा है, कौन सा ऑप्शन है? तो ध्यान रखिए इंटर लेवल का है, ये है हमारा इंटर लेवल का, ध्यान रखना, ये मतलब 10th लेवल में नहीं आता है। ऐसा है, ये एक तो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, और एक है हरात्मक वाला h। तो ध्यान रखना ये a है, एक g है, एक हमारा h है, a है, g है और h है, 3 है ये। तो इनमें पूछा है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो हमारा जो होता है g, ये होता है, ये ऑप्शन होता है, मतलब ये है a ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h, मतलब h सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा g होता है, उससे बड़ा a होता है। ठीक है, इसका स्पेसिफिक ही होगा। अब आया हमारा 28वां है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रम से 5 और 36 है, उनका अंतर और गुणनफल, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर 28वां है, उसका दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल, अंतर जो दे रखा है, अंतर दे रखा है 5 और उनका जो गुणनफल है वो दे रखा है 36। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर जो है सीधा 5/36, इनके अंतर में इनके गुणन से डिवाइड कर दो, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है, 29वां, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? इसमें ध्यान रखना श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास 29वां है, श्रीनिवास रामानुजन, इसका ये ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन स्वशिक्षित गणितीय विशेषज्ञ जो थे प्रतिभावान। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अलग करना पड़ेगा, चलो अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारा 30वां क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2l + b × h, ये है 660 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? तो और कहा क्या है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो मतलब चौड़ाई को मैं x बोल दूं तो लंबाई हो जाएगी 2x इनटू, और h क्या दे रखी है इसमें, h दे रखी है 11 मीटर। तो पूछा क्या है, उसकी छत का क्षेत्रफल, h दे रखी है 11 मीटर, छत का क्षेत्रफल पूछा है। देखो 2x और 1x 3x हुए, 2 × 3x × 11 बराबर 660, तो x बराबर जो आ जाएगा 660/2, 3 और 11। देखो 11 से 33 दूनी 66, 66 से कितनी बार कटेंगे, 10 बार, तो x इक्वल टू आ गया 10। अब x हमारा 10 आ गया, तो x क्या है हमारा चौड़ाई तो 10 मीटर आ गई, और लंबाई हो जाएगी इसकी दुगनी 20 मीटर। ठीक है, तो छत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई 10 × 20, ये 200 मीटर स्क्वायर, 200 वर्ग मीटर जो होगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए, सारे अपने आंसर की इसमें है, मतलब गणित या सब कुछ चेक कर लेना 1 by 1। तो और किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, मैंने ये जो किया है ये आपको पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।